गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे ना। आज की हिंदी की क्लास में कंपोजिशन यानी कि हिंदी रचना लेखन, हिंदी रचना लेखन विभाग से एक विषय पढ़ने वाले हैं हम, और उस विषय का नाम है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं अनसीन पैसेज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश मतलब क्या। अपठित गद्यांश के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। कुछ इस प्रकार से है अपठित गद्यांश की परिभाषा। क्या है अपठित गद्यांश? अपठित का अर्थ होता है बच्चों जो पढ़ा नहीं गया हो। अपठित, जिसे पढ़ा नहीं गया। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में से नहीं लिया जाता। पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी आपकी सिलेबस की बुक, आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम से जो जुड़ी हुई बुक्स है ना, उसमें से नहीं लिया जाता। इसलिए इसे अपठित कहा जाता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम की बुक में से है ही नहीं, मतलब आपने पढ़ा नहीं। यह कला यानी आर्ट, विज्ञान यानी साइंस, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, सबको मालूम है पॉलिटिक्स में कैसे लोग रहते हैं। साहित्य यानी लिटरेचर, या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। किसी भी विषय पर यह अपठित गद्यांश ना बच्चों आधारित हो सकता है। किसी भी विषय पर, साहित्य, कला, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इससे होता क्या है टीचर? इससे होता यह है कि वो जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उससे विद्यार्थियों का, छात्रों का, मतलब स्टूडेंट्स का, आपका मानसिक विकास होता है, मानसिक व्यायाम होता है एक प्रकार से। व्यायाम यानी योगा। योगा कई प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक योगा, दूसरा मानसिक योगा, है ना। और अगर मजाक के तौर पर देखें तो योगा के तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है ना। उपद्रव योग, खाना योग, मारना योग, लड़ना योग, झगड़ना योग। कई प्रकार की आदतों को भी हम योगा में शामिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करना नहीं। ये सिर्फ बताने के लिए बता दिया। योगा सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो अपठित गद्यांश पढ़ने और लिखने से बच्चों का मानसिक व्यायाम भी होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत योग्यता यानी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, पर्सनल एबिलिटीज़ आप में क्या है, वो दिखाई देती है। और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। अभिव्यक्ति यानी किसी बात को प्रस्तुत करने का एक जो वो रहती है ना, किसी भी बात को प्रस्तुत करने की एक योग्यता, वो आती है आप में अपठित गद्यांश को पढ़ने और लिखने से, है ना। तो ये था अपठित गद्यांश के बारे में एक संक्षिप्त सा क्या कहना चाहिए, महत्वपूर्ण उद्देश्य कि अपठित गद्यांश है क्या, क्यों लिखते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों को उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं। अपठित गद्यांश अगर पढ़ा दिया जाए तो बच्चों में उस किस बात का विकास होता है, ये इन सारी बातों को आपने इस पहले पैराग्राफ के अंदर या प्रथम अनुच्छेद के अंदर जाना है ना। अब
दूसरा जो पॉइंट है अपठित गद्यांश का, वो है विधि, कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई अपठित गद्यांश क्यों ज़रूरी है, कैसा रहता है, वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे कि अपठित गद्यांश की लिखने की विधि क्या होती है। विधि यानी तरीका, क्या तरीका है, क्या सिस्टम है अपठित गद्यांश को लिखने का, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ नीचे प्रश्न दिए रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए कुछ निम्नलिखित बातें हैं नीचे, निम्नलिखित यानी नीचे लिखी गई, उन बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, कि जो अनसीन पैसेज दिया गया है, जो अपठित गद्यांश दिया गया है आपको, उस अपठित गद्यांश को बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना चाहिए, बजाय इधर उधर ध्यान देने के, कि भाई इस पैसेज में आखिर है क्या, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और गद्यांश जब आप पढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए रहते हैं पैसेजेस में, तो उन मुख्य बातों को आप अंडरलाइन करते चलें, रेखांकित, हिंदी में रेखांकित करो या कीजिए, तो इंग्लिश में प्लीज़ अंडरलाइन, रेखांकित करते चले मुख्य बिंदुओं को, मेन जो बातें हैं उनको। गद्यांशों के जो प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं तो आपकी भाषा एकदम सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस प्रश्न का उत्तर तो उसी गद्यांश में बस वही उठाया और लिख दिया, नहीं, उससे आपका मानसिक व्यायाम थोड़ी होगा। आपको उस भाषा को और सरल भाषा बनाकर अपने शब्दों में लिखना होगा, ऑन वर्ड्स में बोलते हैं उसे। आपके उत्तर सरल, सहज और स्वाभाविक होना चाहिए बिल्कुल। अपनी भाषा में उत्तर देते आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ऑन वर्ड्स में अपनी भाषा में उत्तर देते आना चाहिए। कभी भी पैसेज में जो आंसर रहता है, पैसेज में तो आंसर रहता ही रहता है, उसी को उतारना वो आपकी काबिलियत साबित नहीं करती। उस दिए गए उत्तर को आप अपने तरीके से अपने ऑन वर्ड्स में, अपनी भाषा में, मतलब आपकी भाषा में नहीं, तो टीचर मैं बंगाली भाषा बोलता हूँ तो मैं बंगाली में लिखूँगा, नहीं नहीं, लिखना हिंदी में ही है, लेकिन आपकी काबिलियत होना, आपकी हिंदी के वर्ड्स को तैयार करके लिखने की, उसकी बात हो रही है। तो अपनी भाषा में उत्तर देते आना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में होना चाहिए, नहीं तो दे रहे हैं आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। कभी आंसर इन ब्रीफ नहीं रहते अपठित गद्यांश में, छोटे छोटे ही उत्तर रहते हैं। तो कम से कम शब्दों में उत्तर देते आना चाहिए। गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गद्यांश में ही उत्तर होते हैं, उनको वहीं अंडरलाइन करो, छांटो और अपने शब्दों में लिखना चाहिए। उत्तर में जितना पूछा जाए, मतलब प्रश्न में जो पूछा गया है, उत्तर सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम या कोई तो भी अनावश्यक बात नहीं लिखना चाहिए। पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखिए और लिखना चाहिए। मतलब उत्तर जो है वो प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। प्रसंग यानी दिए गए पैसेज में आखिर क्या बताया गया है, उस विषय पर आधारित उत्तर होना चाहिए। अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए, शीर्षक मीन्स स्टूडेंट्स टाइटल, अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश के शुरू में या अंत में कहीं तो भी शीर्षक छिपा रहता है गद्यांश में, वो पैसेज में। शुरू में कहीं तो भी कोई तो भी एक आध वाक्य आ जाता है या अंत में कोई तो भी एक वाक्य आता है, वो गद्यांश के शीर्षक पर आधारित होता है। अब ढूंढना आपका काम होगा। अगर मान लो पूछा गया कि भाई शीर्षक बताइए, तो बच्चे ढूंढते हैं और शीर्षक देते हैं बाकायदा। शीर्षक मीन्स टाइटल। और मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। मूल भाव यानी आखिर इस पैसेज का अर्थ क्या था, उसके ऊपर आप शीर्षक तैयार कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अपठित गद्यांश हिंदी रचना विभाग का एक हिस्सा अपठित गद्यांश, इसे लिखने के लिए इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मैंने कई बार इससे पहले भी बताया, जब भी कभी पढ़ाने का मौका मिला होगा प्यारे बच्चों, तो आपको कई बार बताया गया है मेरी तरफ से कि देखो, हिंदी संचयिका यानी कि हिंदी कंपोजिशन में आप 3-4 फार्मूले अपनाकर कंपोजिशन
टॉपिक या सब्जेक्ट पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। कंपोजिशन का हिंदी रचना लेखन विभाग बोलता है मुझे देखो, पढ़ो, सोचो, समझो और सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करो। याद आ रहा होगा कुछ, है ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे आपको 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं बच्चों इस मैटर में। पहला है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। गद्यांशों को मतलब 2 गद्यांश आ रहे हैं। यह है गद्यांश नंबर 1, बच्चे पढ़ेंगे, मैं थोड़ी पढ़ने वाली हूँ, बच्चे पढ़ेंगे इसे। और नीचे उसके प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न हैं कुल गद्यांश नंबर 1 के। 7 प्रश्न हैं कुल गद्यांश नंबर 1 के। इसके बाद आता है गद्यांश नंबर 2, अपठित गद्यांश नंबर 2। तो इसे भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले भी बताया जा चुका है कि भाई अपठित गद्यांश को बिल्कुल अपने मन को स्थिर करके शांति से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा गया है। फिर इसके बाद इसमें भी 7 प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों कुल। तो ये 7 प्रश्नों के जवाब भी आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। हाँ, एक शर्त है कि आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा और एकदम तरीके से हर बात का ध्यान रखते हुए, विराम चिन्हों से लेकर तो आपकी भाषा तक सब। अब तीसरा पार्ट आज के पीरियड का बच्चों, ये अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य का मतलब है होमवर्क यानी गृह कार्य। ऊपर दिए गए दोनों गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने और इन दोनों गद्यांशों को अपनी नोटबुक में बाकायदा लिखना है, प्रश्नों को भी लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको काम कंप्लीट करके लाना है। दोनों गद्यांशों को, प्रश्नों को भी और दोनों गद्यांशों को पूरी तरह से लिखकर गद्यांशों के प्रश्न और गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखिएगा पूरा विथ अनसिन पैसेज। ठीक है, तो आज का हिंदी पीरियड बेटा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको होमवर्क दिया गया है, ध्यान रखिएगा, मैंने होमवर्क दिया है, आपको ये होमवर्क पूरा करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त। खुश रहिए, मस्त रहिए।